अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से हों। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की पहले लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्स क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, टैक्स के काइंड्स कितने हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट कितने हैं, क्या है, और इसी के अलावा कैनन्स और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट क्या है, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में किस तरह काम करता है और रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस क्या है। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ फाइन, इट्स अ फी, इट इज अ what? It is a charge, it is a burden levied or imposed upon a person of on his income. एक शख्स के इनकम पर जो भी चार्ज, जो भी बर्डन इम्पोज होता है, लेविड होता है, आयद होता है, वो टैक्स कहलाता है। तो चलिए जी, टैक्स हमने तो पढ़ लिया, एक शख्स के इनकम पर जितना परसेंट, सालाना इनकम पर जितना परसेंट टैक्स लगता है, चार्ज, बर्डन आयद होती है, वो टैक्स कहलाता है। अभी हम जब इसके काइंड्स पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि टैक्स के मुख्तलिफ काइंड्स हैं। मैंने आप लोगों को एक वाइड डेफिनेशन दी है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी, देखो, एक गवर्नमेंट जब भी कोई पार्टी इलेक्शन लड़ता है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, एक मंशूर होता है। वो इस मंशूर के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाता है। जब कोई पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो उसकी प्रायोरिटीज की मंशूर होती है, उसकी पॉलिसियों की बुनियाद उसकी मंशूर होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टी इख्तिदार में आई है तो उसकी मैनिफेस्टो है, और उस मैनिफेस्टो में, उसके उस मंशूर में कोई पॉलिसी भी होंगे जो फिस्कल इन नेचर होंगे कि भाई वो अपनी मनी कैसे जनरेट करेगा और कहां पे खर्च करेगा। तो यहाँ पे ये फिस्कल पॉलिसी हर साल आता है। हर एक गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी आती है, वो हर साल आती है कि भाई कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और कहाँ पे खर्च होंगे। सबसे पहले उसकी जो फिस्कल स्टैट्यूट में, उसमें तो ये बताया जाता है कि भाई इस डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए जाएंगे, इस डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए जाएंगे, इस डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए जाएंगे, और बाद में वो बताता है कि भाई ये पैसे कैसे जनरेट किए जाएंगे। कि भाई पेट्रोलियम पर इतना टैक्स होगा, एक्सपोर्ट पर इतना टैक्स होगा, इंपोर्ट पर इतना टैक्स होगा, ये चीजें हम प्राइवेटाइज करेंगे, ये चीजें हम प्राइवेटाइज करेंगे, कारपोरेशन पर इतना टैक्स आयद होगा। ये बुनियादी तौर पर उसकी पॉलिसी होती है। ये उसकी फिस्कल पॉलिसी है। जो फिस्कल पॉलिसी बुनियादी तौर पर डील करता है कि भाई कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ पे खर्च की जाएगी और कितना खर्च किया जाएगा। ये एक गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होगी। फिस्कल स्टैट्यूट हम जिस तरह पढ़ेंगे, मनी बिल, फिस्कल स्टैट्यूट, बजट, सब कुछ फिस्कल पॉलिसी की बुनियाद पर ही बनता है। ये सब कुछ फिस्कल पॉलिसी है। अगर कोई बजट आता है, ये फिस्कल स्टैट्यूट है। जब कोई भी बिल पास होती है वो एक्ट बन जाता है, और ये जिसको हम स्टैट्यूट कहते हैं। तो चलिए जी, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई फिस्कल स्टैट्यूट किस तरह बनता है, कहाँ से बनता है, कितने वोट दरकार होते हैं,
और इसकी क्या अहमियत है और ये कहाँ से पास होती है, कहाँ से पास नहीं होती, ये सब कुछ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी काइंड्स ऑफ टैक्स की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स के कितने काइंड्स हमारे पास, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और इसके साथ डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली इम्पोज होता है एक शख्स के इनकम पर, कि भाई आपका सालाना इनकम अगर इतना है तो आप इतना % अपने इनकम से क्या करेंगे, हुकूमत के ख़जाने में डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स का जो सालाना इनकम 10 लाख है तो उस पर 2000 टैक्स इम्पोज की जाती है। अगर 15 लाख है तो उस पर 1% टैक्स इम्पोज की जाती है कि भाई आप अपनी सालाना इनकम में 1% जो है गवर्नमेंट के ख़जाने में डाल देंगे। और इसके साथ अगर आपकी जो इनकम है वो 20 लाख है तो आप 5% जो है गवर्नमेंट के ख़जाने में डाल देंगे अपनी इनकम के। अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो आप 15% जो है गवर्नमेंट की इनकम में, मैं फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डाल देंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का फ़ायदा ये है कि ये एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है क्या करता है, एक शख्स, एक सिटीजन सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जन्म देता है। इससे इसकी बुनियादी फ़ायदा यही है। और इसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स वो है, सेल टैक्स है, किसी गुड्स पर टैक्स है, और इसी के साथ दूसरे टैक्सेस हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, वो इनडायरेक्ट हैं, जहां पे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का पता नहीं चल रहा। एक शख्स कोई गुड खरीद रहा है, उस पर ऑलरेडी कितना टैक्स लागू हुआ है, लेकिन जो शख्स खरीद रहा है उसको पता नहीं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर है उस गुड के, वो दे रहा होता है कि भाई ये गुड्स उसने मैन्युफैक्चर की है, तो उस गुड्स में कितने पैसे उस मैन्युफैक्चरर के होंगे और कितने टैक्स होगा इसमें। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल टैक्स वगैरह जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स की किस्में हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स का जो है किस्म है, जो यहाँ पे हर कोई जो है इसके पाबंद है। कोई बड़ा है, छोटा है, मालदार है, गरीब है, सब जो है एक ही तनासुब से उस टैक्स को पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, उस गाड़ी पर जो भी टैक्स कोई गरीब खरीद रहा है, मालदार खरीद रहा है, उसी पर एक ही किस्म का टैक्स है। ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। इसके साथ प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो है जहाँ पे जितना ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा ही आप क्या टैक्स पे करेंगे। ये भी जो है ये भी डायरेक्ट टैक्स का एक किस्म है कि भाई अगर एक शख्स का इनकम ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उस पर उतने % टैक्स आयद होगी। जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो स्केड्यूल है जहाँ पे % दिया गया है, जब हम वो उस पर हम आएंगे तो आप लोगों को वाज़ेह होगा कि भाई कितना टैक्स किस शख्स पर आयद होता है। तो चलिए जी, वैल्यू एडिड टैक्स है हमारे पास। इसके अलावा हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट। वैल्यू एडिड टैक्स भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स का एक किस्म है। ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट। टैक्सेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है? एक जो है टैक्सेशन आयद करने का मकसद ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेट हो। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तब ही एक स्टेट चलेगी। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो तब ही एक स्टेट चलेगी। और दूसरा यह है कि यहाँ पे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एक सिटीजन्स की जो है वाज़ेह होती है। अगर कोई सिटीजन क्या करता है, टैक्स देता है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे राइट्स भी अवेलेबल हैं। राइट टू लाइफ है, उसको बिजनेस की प्रोटेक्शन का जो हक है, ये सारे जो हैं राइट जो हैं उसको अवेलेबल होते हैं। जो शख्स टैक्स पे करता है उसको इन रिटर्न भी बहुत कुछ मिल रहा होता है। उनको इन रिटर्न में भी बहुत सारा कुछ मिल रहा होता है।
और ये एक सिटीजन के लिए सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का दर्जा रखती है, टैक्स पे करना। तो इसके साथ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, पाकिस्तान में सोर्सेस क्या है रेवेन्यू जनरेशन के, या किसी भी मुल्क में रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस क्या है। देखो, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करता है। बज़ाहिर तो वो एक लगता है कोई बैंक है जहाँ पे पैसे वगैरह वो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रिंसिपल बॉडी ज़रूर है, तमाम बैंक वहाँ रजिस्टर होते हैं, लेकिन वो खुद एक बैंक नहीं है। हमारे पास जो वो रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया होता है। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल सोर्सेस हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेस हैं। इंटरनल सोर्सेस में हमारे पास क्या है कि भाई रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। एक तो हम क्या है टैक्स आयद करते हैं। दूसरा जो है बॉन्ड्स इशू होते हैं। बॉन्ड्स आप लोग हर एक जानता होगा कि भाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं। इस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास जो है बहुत सारा पैसा जमा होता है और वो पैसा इन्वेस्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। ये एक सोर्स है ऑफ रेवेन्यू जनरेशन का, जो इंटरनल सोर्स है। इसके साथ हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। हमारे पास क्या है एक्सटर्नल सोर्सेस में, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एड्स आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के एड्स मिलते हैं। किसी मुल्क को कोई डिज़ास्टर आया तो एड्स मिलते हैं, कोई वबा आई तो एड्स मिलते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। और दूसरे हमारे पास जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कर्जे देते हैं। ये कर्जे भी एक काइंड ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है। IMF से हम कर्जे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से हम लेते हैं, एशियन तरक्याती बैंक से हम लेते हैं। तो ये क्या है, एक मुल्क में क्या होता है, रेवेन्यू जनरेशन करने के सोर्सेस हैं। ये रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस हैं जनाब। इसके अलावा कैनन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट। देखो, जहां पे टैक्स आयद हो वहां पे उसको रेगुलेट करना भी होता है। जब आप उस टैक्स को रेगुलेट करें प्रॉपरली विद जुडिशियस तरीके से, आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को आप यहाँ पे ओबे करेंगे किसी भी सिस्टम में, तो फिर वहाँ उसके नताइज भी अच्छे होंगे। जब आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को आप ओबे नहीं करेंगे, डिसोबे करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में करप्शन होगी, वहाँ पे लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, आप रेवेन्यू प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पाएंगे, लोग बहावत पर उतर जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपरली आपको टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेशन मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ कैनन भी दिए गए हैं जो कि दर्जे ज़ेर हैं। सबसे पहले, इट शुड बी सिंपल। अगर आप टैक्सेशन मैनेजमेंट को सिंपल नहीं बनाएंगे तो लोगों का दिमाग ख़राब है कि यार अपने आप को तकलीफ में डालें। अगर एक बंदा टैक्स पे कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप नादरा में जाएं या पाकिस्तान के, अभी पता नहीं बहुत वक्त हो गया नादरा में नहीं गया हूँ, वहाँ पे जितना जलील करते हैं लोगों को, आप अदालत जाएं वहाँ कितने लोग जलील होते हैं। और इसी के अलावा आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट, इवन आप अपने यूनिवर्सिटी में भी जाएं, अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो,
वहाँ कितने जलील करते हैं बच्चों को, कहते हैं कि भाई इधर जाओ, जब वहाँ जाओ तो वो कहेंगे कि भाई उधर जाओ, उसके पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, वीसी ऑफिस में जाओ, ये करो वो करो, बैंक में जाओ। बंदे का दिमाग खराब होता है। तो इसी तरह अगर आप इस टैक्सेशन, अगर एक बंदा टैक्स पे कर रहा हो, उसको आप उसके निज़ाम को सिंपल नहीं बनाएंगे। उसके एनुअल रिटर्न अगर कोई जमा कर रहा है तो आप उसको मुश्किल बनाएंगे, तो फिर कौन आके यार टैक्स पे करेगा? कौन जलील व ख्वार होना पसंद करेगा? इसीलिए यहाँ पे दिया गया है शुड बी सिंपल। तो आप अगर FBR के जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ डिटेलली वहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई आप कैसे टैक्स जमा करेंगे, एनुअल रिटर्न कैसे जमा करें, सब कुछ आसान बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आसान बनाया जाए तो फिर आप अच्छे रेवेन्यू क्या करेंगे, कलेक्ट कर सकेंगे। अगर आप टैक्सेशन मैनेजमेंट को मुश्किल बनाएंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगा कि भाई आप रेवेन्यू जनरेट करें। तो इसी के साथ जस्टिस शुड बी देयर, एजुकेशन का मैकेनिज्म हो, FBR का प्रॉपर ट्राइब्यूनल्स है। अगर आपके ट्राइब्यूनल नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप टैक्सेशन को मैनेज करें प्रॉपर। इसके लिए जिस तरह आम कोर्ट्स हैं, अगर ये टैक्सेशन टैक्स पेयर भी अगर उनके डिस्प्यूट्स हैं, अगर वो आम कोर्ट में जाए तो जलील ख्वार होंगे। सालों मुकदमात तो वहाँ सिविल मैटर्स वहाँ पड़े हैं। अगर इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स ट्राइब्यूनल नहीं बनाए जाए तो भी ये क्या है, मुश्किल होगा कि भाई आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसी के अलावा पेइंग कैपेसिटी शुड बी लुक इनटू कि भाई एक शख्स कितना पे कर सकता है। हो सकता है एक शख्स जो है इस साल उसने अच्छी बिजनेस, उसका बिजनेस अच्छा चला हो, दूसरे साल हो सकता है वो खसारे में हो। तो इसलिए उसकी जो इनकम है, उसके फायदा नुकसान है, उसको लुक इनटू किया जाए। जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वाज़ेह है, वो लुक इनटू है, वो प्रॉपर इंसाफ के मुताबिक है, इनकी इक्विटी के उसूलों के मुताबिक जो है रूल जो है क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं कि भाई अगर खसारा हो तो फिर नेक्स्ट साल में वो किस तरह कंप्यूट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, इसके बाद इट मस्ट बी इंकरेजिंग एंड बिजनेस फ्रेंडली। अगर आपकी टैक्सेशन मैनेजमेंट इंकरेजिंग नहीं है, इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है, अगर आपने मुश्किल बनाया हुआ है तो फिर इंकरेजिंग नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, तो कोई भी आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? ये भी एक प्रिंसिपल है कि भाई मस्ट बी इंकरेजिंग एंड बिजनेस फ्रेंडली। तो चले जी, इट मस्ट बी सर्टेन, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन कि भाई कितने इनकम पर कितना टैक्स होगा। अगर ये सर्टेन नहीं होगा तो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका 15 लाख इनकम है तो वाज़ेह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया गया, अगर 15 लाख है तो आप 2% ऑफ द इनकम जो है आप टैक्स पे करें। अगर 50 लाख है आप 15% ऐड करें, पे करें। तो ये सर्टेन है। अगर सर्टेन नहीं होगा तो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान में टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है तो जल्दी हम पढ़ लेते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको रिकैप भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसको, क्योंकि लंबा हो गया लेक्चर। इनकम टैक्स है हमारे पास, एक शख्स का सालाना इनकम क्या है उस पर टैक्स, ये इनकम टैक्स हम पे करते हैं सालाना। और इसी के साथ कारपोरेट टैक्स हैं कि भाई कारपोरेट टैक्स, अगर कोई इनकॉर्पोरेशन होती है, कोई कंपनी वजूद में आती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो वहाँ पे 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख उसकी इनकॉर्पोरेशन फी है। ये भी पाकिस्तान की इनकम टैक्स है, ये भी एक रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स है
पाकिस्तान की रेवेन्यू स्ट्रक्चर या टैक्सेशन मैनेजमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, 50 लाख से ऊपर का अगर कोई इनकॉर्पोरेशन होती है तो उस पर कितना टैक्स लागू होता है। तो अगर इनकॉर्पोरेशन होती है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस पर कितना टैक्स होता है। ये जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की टैक्सेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ कस्टम एंड ड्यूटीज देखो, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से डील करते हैं। ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज मतलब है टैक्स। कस्टम जो है, जो भी चीज एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है। देखो एक चीज याद रखें कि भाई अगर आपकी इंपोर्ट दारामदात ज्यादा है और एक्सपोर्ट बरामदात कम है तो फिर यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आएगा। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप किस तरह मैनेज करेंगे? कि पाकिस्तान में हमेशा इंपोर्ट ज्यादा रहा है, एक्सपोर्ट कम रहा है, तो यहाँ हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हमेशा रहा है। तो यहाँ इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज, यानी जो भी लोग कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आमतौर पर पॉलिसी ये होती है कि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उन पर कस्टम ड्यूटीज जो है कम आयद किए जाते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके साथ सेल टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रोविंशियल टैक्सेस है हमारे पास। ये जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, कोर्ट फीस हो गए, और इसके साथ जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन के फीस वगैरह वगैरह, ये क्या है? प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। इसके साथ लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2016 है कि क्या है यार, उसके तहत जो भी लोकल गवर्नमेंट वजूद में आते हैं और वो भी कोई कुछ टैक्सेस लगाते हैं, जो वाटर सैनिटेशन वगैरह वगैरह की जो ये टैक्सेस हैं, ये भी रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस हैं। और यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है, कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाती है या कोई दूसरे प्रोविंस जाती है, तो फिर वहाँ पे भी कोई टैक्सेस मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट चार्जेस आयद होते हैं। ये भी जो है लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस कहलाते हैं और ये भी रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस हैं। और ये पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रक्चर है या टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान है। मज़ीद हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।